हेलो गाइज, वेलकम टू उड़ान इन्फिनिटी। मैं आदित्य मिश्रा, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। और अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे। अभी जो CAPF का एग्जाम हुआ है, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो मैंने आपको अपने पिछली क्लास में बताया था कि हिस्ट्री से यूपीएससी के इस CAPF के एग्जाम में लगभग 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर और एक दो क्वेश्चन नीचे। तो इस बार भी आप देखेंगे लगभग 19 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किराता अर्जुनीय के रचयिता हैं। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप मोटिव भी पकड़िए कि उन्होंने इस क्वेश्चन को क्यों पूछा। तो बेसिकली संस्कृत साहित्य में, हालांकि हमें वहां नहीं जाना है, इसमें 6 महाकाव्य होते हैं और आप देखेंगे कि इन्हीं 6 महाकाव्यों के आसपास से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे IAS के एग्जाम में हो या CAPF के एग्जाम में हो। इसमें एक होता है बृहदत्रयी और एक होता है लघुत्रयी। तो बृहदत्रयी में एक आपका शिशुपाल वध होता है, जिसके लेखक हैं माघ। एक आपका है नैषधीय चरित्रम, राइट, इसके लेखक हैं श्रीहर्ष। और एक है किरातार्जुनीय, जो आपसे इस सवाल में पूछा गया है, और इसके लेखक हैं भारवी, राइट। अब लघुत्रयी क्या है? इसमें कालिदास के 3 किताबों का नाम है। वो कौन कौन सी है कालिदास की रचना? एक कुमार संभव और रघुवंश और मेघदूतम। तो आपसे आगे भी, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं 6 में से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं के लेखक पूछे जाएंगे, या कभी कभी क्या होता है कि इनके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो गए? भारवी। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंदरिया महादेव का सही विवरण है? तो इसमें कंदरिया महादेव, ये कंडारिया इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये कंदरिया महादेव है, ये कंडारिया लिखा हुआ है, ठीक है। कंदरिया महादेव का सही विवरण है, एलिफेंटा में एक शिव मंदिर है। तो कंदरिया महादेव, एक तो बात हमें समझ में आ रहा है कि महादेव यानी शिव का मंदिर है, लेकिन कहां पे है? एलिफेंटा में ये नहीं होगा। भट्टी की एक रचना, तो भट्टी एक लेखक है, अब उनकी रचना, ये कोई किताब नहीं है कंदरिया महादेव। हमने एक चीज समझा कि ये आपका मंदिर है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेटिंग मेथड भी हम यूज कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का 100% आपको आंसर ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो इसमें चंदेल राजाओं की राजधानी कंदरिया महादेव या खजुराहो में एक मंदिर। सपोज कि अगर आपको इन दोनों में से कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों में से हम किसे चूज करें, तो चंदेल राजाओं की राजधानी पर सवाल आता है अगर कि चंदेल राजाओं की राजधानी है या खजुराहो में एक मंदिर है, तो कंदरिया महादेव नाम से आ रहा है कि एक मंदिर है, और ये खजुराहो में एक शिव मंदिर है, और खजुराहो का ये सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अब खजुराहो के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो खजुराहो मंदिर ज्यादातर चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाया गया है। अगर आपने डीप स्टडी किया हुआ तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि चंदेल राजाओं की राजधानी यहाँ पे वाकई में है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको वहां नहीं जाना, खजुराहो में एक मंदिर है, चंदेल राजाओं ने ज्यादातर खजुराहो मंदिर को बनवाया हुआ है, ठीक है। और इसको भी चंदेल शासक है विद्याधर, उन्होंने जब गजनवी को हराया था उसी के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर को। और खजुराहो में ही है, और ये शिव का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो के अन्य मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। अब ये खजुराहो के मंदिर कहां है? तो मध्य प्रदेश में छतरपुर इलाके में है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हिस्ट्री के। अब एक क्वेश्चन ये है, लिंगायतों के बारे में इन कथनों पर आपको विचार करना है और सही आंसर चूज करना है। तो लिंगायत अभी 1-2 साल पहले काफी न्यूज में होते थे, ठीक। करंट में आप देखेंगे तो इस न्यूज में अक्सर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गए। वो अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात। देखिए, हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कशन है केवल, इसका एक तो आंसर बताना है, दूसरा मोटिव ये है कि ये क्वेश्चन क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो लिंगायत ये जो इसकी स्थापना है, ये बसवन्ना ने किया था, और ये 12वीं सदी में हुआ था। और ये बसवन्ना भी अगड़ी जातियों में थे, और इन्होंने
हिंदू धर्म में कुछ ऐसी कुरीतियां थी और बुराइयां थी, उन्हीं को लेकर के ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसे बाद में लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना गया। ठीक है, अभी कर्नाटक में इसमें एक अलग धर्म की मान्यता की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो उसको आप लोग थोड़ा सा करंट से अपडेट रहें, तो आपको ये क्वेश्चन जो भी करंट से अपडेट होंगे उनका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते हैं, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल, ये अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते हैं, ठीक है ना। वो जाति व्यवस्था, विशेषकर शुद्धता और मलिनता के सिद्धांत में अत्यधिक विश्वास रखते हैं। मैंने आपसे कहा कि यही बात कि ये हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे, और 12वीं सदी के हिंदू समाज का जो सबसे बड़ी बुराई है वो यही है कि जाति व्यवस्था, शुद्धता और मलिनता, यही सबसे बड़ी बुराई है कि इसके नाम पर भेदभाव होता है, एक शोषण का चक्र चलता है। उसी के खिलाफ बसवन्ना ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वो बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर हैं। तो बिल्कुल हिंदू बुराइयों में से सब बहुत सारी बुराइयों में से एक ही बुराई है। इसके अलावा अगर कुछ और ऑप्शन होते जो आपको अगर ऐसा लगे कि ये हिंदू धर्म में बुराई है और उसको लिंगायत मानता ही नहीं मानता, तो आप इसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ जो भी बुराई है उसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। तो अगर कोई और ऑप्शन देता तो भी यहां पर सही होता, ठीक है। फिलहाल आपके 1 सही हुए और 3 सही हुए, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल मंदिर है? ये विट्ठल स्वामी मंदिर है और ये हम्पी में है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जब हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आपका विट्ठल स्वामी मंदिर हो गया। अब यह है कि सुलह कुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि इसको थोड़ा सा डीप नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहां पर डीप नॉलेज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऊपर ऊपर बातें देख करके आंसर निकालेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब हम क्लास करेंगे तब उसमें ये बातें होंगी, ठीक है ना। तो यहां पे केवल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सुलह कुल नीति, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है परम शांति। तो सुलह एक कुल मतलब सर्वधर्म संभाव, ये तो हम जानते हैं कि अकबर की नीति है, अकबर ने इसे शुरू किया था और इसी पर दीन इलाही की स्थापना करी थी, ठीक है। तो सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म मिलकर अपनी अपनी बात रखें और उन धर्मों की जो सबसे अच्छे विचार है उन्हें ग्रहण किया जाए, ठीक है। तो एक जो अल्टीमेट इसका टारगेट मान सकते हैं वो क्या है? परम शांति। ये अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ परम शांति हो जाएगा। ये सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कहा कि सारे धर्म के अच्छी बातों को लेना है, तो आप लेंगे कैसे कि पहले सारी बातों का सभी धर्मों के लोगों की बातों को सुना जाए, ठीक, और उससे अच्छी चीजें ग्रहण की जाए। तो ये ऑप्शन इसमें अपने आप आ गया कि सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, ठीक। फिर सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नया धर्म है और अकबर, इसे कई बार नया धर्म लागू करने का आरोप लगाया जाता है कि अकबर नया धर्म चलाना चाहता था। तो वो बेसिकली अपने राज्य में शांति चाहता था। अगर हम उस क्लास को करेंगे तो हमें उसमें देखेंगे कि उस समय सांप्रदायिकता पूरे देश में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर विद्यमान है, लेकिन एक धार्मिक क्लेश की स्थिति कभी कभी आ जाती थी, ठीक है, अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए। तो इस चीज के लिए उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। और अब क्योंकि ये उलेमा तो मानेंगे नहीं, ना ये हिंदू के आपके मंदिर मानेंगे, तो मानेगा कौन? तो इसके जो अधिकारी होते थे अकबर के, उन्हीं को लगभग उन्हीं से बात करके कहा जाता था कि आप इसे स्वीकार करिए। तो बीरबल एक ऐसे थे जिन्होंने आजीवन सुलह कुल दीन इलाही, ठीक है, इसको स्वीकार किया था। मरते दम तक वो इसके सदस्य रहे थे, ठीक है। तो इनके अधिकारियों के ऊपर सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया और इसका कोई मीडियल और इसका कोई माध्यम नहीं हो सकता था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट पर।
इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा कि इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है और इसके लिए भी थोड़ी डीप नॉलेज और डीप स्टडी चाहिए। ठीक है, तो हम अभी डीप स्टडी पे नहीं आएंगे, केवल क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पहले तो आपको यह देखना है। राइट, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया और 1564 में गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर समाप्त किया गया। ये बिल्कुल सही है, अकबर ने यह चीज किया था। ठीक, फिर अकबर ने अपने अधिकारियों को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने के लिए निर्देश जारी किए थे। ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, तो ये लाइन वहां से सही हो रही है। फिर पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों ने आर्थिक अनुदान नहीं दिया था। इसको अभी हम चेक करेंगे ये सही है गलत है। डी को देख लेते हैं कि युद्ध के दौरान मंदिरों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से मंदिरों को दान दिया गया। तो ये थोड़ा सा डिबेट होता है इतिहासकारों के बीच में कि औरंगजेब, क्योंकि मंदिरों को तो जाना जाता है कि उसने तोड़वाया था, मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसके बावजूद भी औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया था। ठीक है, तो ये राज्य की नीतियां थी कि मंदिरों को, कहां के मंदिर को तोड़ना है, कहां के मंदिर को अनुदान देना है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली सही है। अब बचता है कि पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों ने आर्थिक अनुदान दिए। जिसमें डीप स्टडी करी होगी उसके लॉजिक पे थोड़ा सा आ सकता है, ये उत्तर मुगल शासकों ने वाकई में इस काबिल थे कि वो अनुदान दे पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन जब थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर कहा जाता है, उन तक ने राइट मंदिरों को अनुदान दिए हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है ना, ये कौन सही नहीं है? ये सही है, बी सही है, डी सही है और सी गलत है, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक, आइए, तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फैक्चुअल हम कह सकते हैं। तो इसमें रामचरितमानस को तो सब जानते हैं कि इन्हीं का है, फिर कवितावली जानते हैं कि सब इन्हीं का है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है पदावली इनकी है कि नहीं है, तो इसके लिए रामचरितमानस और कवितावली 1 और 3 ऑप्शन आपको मिला, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित शर्तों में से किस एक पर 18वीं सदी के आरंभ में मराठाओं ने 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राजाओं के अधीन कार्य करना स्वीकार किया था? अब इसके पीछे भी एक कहानी है, तो उस कहानी में नहीं पढ़ेंगे, केवल इसका आंसर निकालेंगे। बेसिकली थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि बालाजी विश्वनाथ हैं, उन्होंने सैयद बंधुओं से एक एग्रीमेंट किया, एक संधि किया कि हम आपका सहयोग करेंगे दिल्ली आकर के, और बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए, इसी पर सवाल है। क्या चाहिए? मालवा प्रांत की जागीर का दिया जाना, गुजरात के संसाधनों का नियंत्रण, दक्कन और दक्षिण भारत में चौथ और स्वदेशमुखी कर लगाने का अधिकार, और उनके नाम पर सिक्के ढालने का अधिकार। तो सिक्के ढालने का अधिकार बेसिकली मराठों ने कभी नहीं मांगा मुगलों से। क्यों? क्योंकि इनके लिए ये जो चौथ और स्वदेशमुखी है यही सबसे बड़ा होता था। जब ये चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करना जब इनको अधिकार मिल गया, तो इनका मानना यह कि वो क्षेत्र मेरे कब्जे में आ गया। ठीक, अब सिक्के ढालने का अधिकार प्रशासनिक रूप से हम जब मराठों का इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये लोग जिस भी क्षेत्र को जीतते थे या जिसको अपने कब्जे में रखते थे, वहां के प्रशासन में कुछ चेंज करने का कोशिश नहीं करते थे, कुछ केवल उस क्षेत्र पे कब्जा जमाने की कोशिश करते थे। राइट, तो उन्होंने इसी शर्त पर कि दक्कन और दक्षिण भारत में चौथ और स्वदेशमुखी कर लगाने का अधिकार, ये आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? पहला, इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलुज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। यह बिल्कुल सही बात है। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच यह संधि हुआ था 1809 में, और इस संधि के द्वारा अब
इसमें भी जब हिस्ट्री क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है वो रंजीत सिंह के ही पास है। तो पहली कौन है? पहली अंग्रेजों की है। अब रंजीत सिंह को पता है कि हम अंग्रेजों से डायरेक्ट लोहा नहीं ले सकते, अंग्रेजों को भी पता है कि हम डायरेक्ट रंजीत सिंह से नहीं जीत सकते, ठीक है। तो इन लोगों ने एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करते हुए जो सतलज की नदी है उसके उत्तर में, उसके पश्चिम में रंजीत सिंह का राज्य मान लिया और सतलज के पूरब में जो क्षेत्र है उसको रंजीत सिंह ने अंग्रेजों का राज्य मान लिया, ठीक है। तो ये लाइन हमारी सही है। उसके बाद से इस संधि के बाद महाराजा रंजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। अब ये इसकी शर्त यही थी कि आप पश्चिम में विस्तार करिए, पूरब में हम विस्तार करेंगे, ठीक है। तो ये बात, दोनों कथन इसके सही होंगे। तो इसमें दोनों कथन दिए नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें अब इसमें 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे बच्चे काफी क्वेश्चंस गलत करते हैं, सही है और सही नहीं है के फेर में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, सही नहीं है। इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है। 375 से लेकर के लगभग 400 सांकेतिक अक्षर इसमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी जो आपको 25 का अंतर दिख रहा है वो समझ नहीं आता कि ये चित्र हैं या लिपि हैं, राइट। तो उसमें हम नहीं जाते, तो ये लगभग 400 हैं, ठीक है ना। ये दाई से बाई लिखी जाती थी, यही इसकी विशेषता है कि ये दाई से बाई लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये कथन सही हुआ, बी भी सही हुआ। इसे अस्थि शलाकाओं और आभूषणों पर पाया गया है, ये बिल्कुल सही है। अस्थि शलाकाओं यानी एक तो ये मोहरों पर मिली है लिपियां, कुछ जैसे बोलते हैं ना नोटिस बोर्ड, उस टाइप की चीजों पर मिला है, और कुछ पत्थरों पर भी मिला है, ठीक। आभूषणों पर भी कुछ चिन्ह मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा, सी भी। ये मेलवा के लोगों से संबंध रखती है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेलवा के लोगों से ही संबंध रखती है, क्योंकि मेलवा एक क्षेत्र विशेष का नाम है। हाँ, ये क्षेत्र सिंधु घाटी का क्षेत्र भी है, लेकिन वहां पे वाकई में मेलवा, अब मेलवा इसको कहते थे मेसोपोटामिया के लोग, राइट। तो अगर हम इसका इंग्लिश वाला पढ़ेंगे वर्ड तो उसमें लिखा हुआ है इट्स रेफर टू मेलवा, राइट। तो जब ये पढ़ी ही नहीं जा पाई है तो मेलवा के लोगों से संबंध है कि नहीं, हम कैसे बता सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो इसका डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये तीनों सही है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका एक कथन आप यहां देख रहे हैं कि बंगाल में परमहंस मंडली की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अब परमहंस मंडली, पहली बात तो ये कि इसका स्थापना जो है वो बंबई में है, ठीक है ना। बंबई में भी ये 1849-50 में, राइट। पहला वर्ड क्या बोला इसने? बंगाल में। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद, तो विवेकानंद का परमहंस मंडली से कोई लेना देना नहीं है। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, बाल शास्त्री जाम्बेकर और दादोबा ने किया था, इन लोगों ने मिलकर के किया था, और इसका उद्देश्य भी वही है, सामाजिक सुधार, ठीक है ना। तो ये कथन गलत हुआ पहला। इसी का दूसरा कथन, हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा में सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, यह कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अथवा नमक अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, राइट। ये ऐसी पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने तो इसके पहले भी कुछ आंदोलनों में भाग लिया था, लेकिन बड़ी संख्या में बोले तो जो सबसे बड़ी संख्या थी वो पहली बार यही दांडी यात्रा में महिलाओं की उपस्थिति हुई थी। यही इसकी कई विशेषताओं में से एक विशेषता है, ठीक। दूसरी बात, कमला देवी चट्टोपाध्याय के अनुरोध पर गांधी जी ने महिलाओं की सहभागिता की अनुमति दी थी,
ये बिल्कुल सही बात है। पाश्चात्य पाश्चात्य प्रेस यानी वेस्टर्न प्रेस द्वारा इस अभियान के बारे में विस्तार में छापा गया था। तो बिल्कुल सही बात है कि वेस्टर्न प्रेस में, जो पाश्चात्य प्रेस होते हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था, इसको बहुत लाइमलाइट मिला था उस टाइम, राइट। और दूसरा कहते हैं कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद यह अभियान चालू हुआ था। यह गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होना था, उसमें 14 सूत्री मांगे अपनी गांधी जी ने रखी थी और एक टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप इन मांगों को मान लीजिए वरना हम आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने इन मांगों को नहीं माना, तो इस वजह से यह आंदोलन हुआ था। अब इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ना तो कांग्रेस ने बोला था कि आप ऐसा कोई सम्मेलन कीजिए और उसे सक्सेस बनाइए, अगर विफल हो गया तो हम फिर आंदोलन करेंगे, ना ही अंग्रेजों ने कांग्रेस को उसमें इनवाइट किया था। हाँ, कांग्रेस उसमें गई नहीं थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन के विफल होने के बाद इन्होंने दांडी की यात्रा शुरू की हो, राइट। वो जो 14 सूत्री मांगे थी, उन्हीं को न मानने के ऊपर इन्होंने दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब स्थापित हुई थी? 1889। बेसिकली ये लोग चाहते थे, हमारे अनुसार, कि ब्रिटेन के लोगों को भारत की समस्याओं के लिए जागरूक किया जाए, उन्हें समझाइए कि भारत में क्या स्थिति है। इनका शुरुआत के सुधारवादियों का यह मानना है कि अंग्रेज अच्छे हैं, वो भारत में सुधार करेंगे, बशर्ते अंग्रेजों को पता चले। अब जो कुछ अंग्रेज भारत में आ जाते हैं, उनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं। इस कारण से भारत में अभी जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो हम पूरे अंग्रेज जनमानस को अगर जागरूक करेंगे तो भारत में वो लोग काम करेंगे। इसी मोटिव के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना की थी। कहां पे? ब्रिटेन में, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, फिर तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था। अब इसमें क्या है तमिलकम में, राइट। तो आज का तमिलनाडु और उसके साथ श्रीलंका के कुछ भाग, तो श्रीलंका को हमेशा सिंहल द्वीप कहा गया है, राइट। इसमें तमिलकम नाम का कोई बात नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। वर्तमान तिरुपति पहाड़ियां और प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर के मध्य का भूभाग, इसको हम अभी देखेंगे कि ये सही है या गलत है, राइट। आज का तमिलनाडु और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कंफ्यूजन है कि महाराष्ट्र तक तमिल प्रदेश था कि नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र तो मराठा के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर आज का केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, अब ये तीनों क्षेत्र में तमिलनाडु ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप इसकी ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो ये अगर आपका भारत है तो यहां पे कहीं है तिरुपति की पहाड़ियां, ठीक है ना, और ये दक्षिणी प्रायद्वीप तक, तो ये क्षेत्र आपका तमिलकम प्रदेश कहा गया है। इसी में चोल, चेर और पांड्य हुआ करते थे, ठीक। और इस क्षेत्र को लेकर के इनमें आपस में बड़ी लड़ाई रहती थी, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं कभी चोल, कभी चेर, कभी पांड्य, अलग अलग समय में इनकी डायनेस्टी है, कभी कोई बढ़ा रहा, कभी कोई बढ़ा रहा, ठीक है ना। तो यही क्षेत्र आपका तमिलकम प्रदेश है, तमिल देश, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है? सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प एस्टिएटाइट सील। तो कई बार बच्चों को एस्टिएटाइट पढ़ा हो ना पढ़ा हो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि सील तो मिली है। सील इन्हें हिंदी में कहते हैं मुहरे, राइट, मुहर। तो ये चीज तो मिली है, ठीक है ना। मानकीकृत अनुपात की ईंटें, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर ईंटें मिली हैं। नालियां एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में है, वहां की सड़कें ग्रिड में है, ठीक है ना, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और एक तरीके से आधुनिक शहर की तरह दिखते हैं वो, राइट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनके पास ईंटों का एक सही अनुपात और ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत की हमारी विशेषता क्या है। तो मिट्टी की दीवारें होती थी, उस पर कुछ झोपड़ी जैसा डाला जाता था, लेकिन हड़प्पन उनसे आगे थे। वो ईंटे का दीवार यूज करते थे, दीवार बनाने में, सड़कें बनाने में, नालियां बनाने में। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
स्वर्ण कंगन, चूड़ियां। तो ये लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और इसमें आपकी प्रसाधन का सामान, जिसको हम बोलते हैं फैशन की चीजें, ठीक है, उसमें चूड़ियां, कंगन, ये सारी चीजें आती थी। धातुओं का ये लोग बखूबी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये बात सही है। और रजत चांदी का पीकदान, तो धातुओं से संबंधित लोहा को छोड़ करके ज्यादातर चीजें यूज करते थे, इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही होंगे, 1, 2, 3 और 4। एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, चूड़ियां तो मिली हैं। रजत चांदी का पीकदान में अच्छा, पीकदान में थोड़ी प्रॉब्लम है कि पीकदान जैसी चीज वहां ठीक नहीं थी, तो पीकदान जैसी चीज नहीं थी लेकिन चांदी का इस्तेमाल था, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। फिर धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया गया है। तो हम जानते हैं व्यापार करना वैश्य का ही काम है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके काम प्राचीन टाइम में डिसाइड थे। तो वैश्यों के काम थे व्यापार करना, राइट, और वेदों का अध्ययन करना ये ब्राह्मणों का काम था। तो एक ऑप्शन कर दिया केवल 2, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सातवाहनों के बारे में। तो सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया था। इसके अलावा सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका पुनर्निर्माण किया। तो सुदर्शन झील के मरम्मत और पुनर्निर्माण में काफी लोगों का नाम आता है, लेकिन सातवाहनों का नाम नहीं आता, बल्कि इन्हीं की समकक्ष है रुद्रदामन, वो शक शासक है, उसका नाम आता है, ठीक है। तो इनका नाम नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। मैंने कहा कि नहीं है और है में बहुत ध्यान से इस चीजों को पढ़ना है, ठीक है। नालियारा प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, तमिल वेद के रूप में इसको जाना जाता है, राइट। अंडाल एक अलवार थी, हां अंडाल एक अलवार थी। और थोड़ी सी इसमें इतिहासकारों के बीच में डिबेट है कि ये महिला थी या पुरुष थे, ठीक है ना। तो इसको महिला ही माना गया। तो अंडाल एक अलवार थी, ठीक है। कराइकल अम्मायर विष्णु की भक्त थी। संत अप्पर और संत सुंदरर की धात्विक प्रतिकृतियां बनाई गई थी और एक शिव मंदिर में प्रतिष्ठापित की गई थी। ये लाइन सही है, ये लाइन सही है। अब कराइकल अम्मायार विष्णु की भक्ति की नहीं थी, तो कराइकल अम्मायार ये नयनार थी, ठीक। अब आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारतीय इतिहास में कि 2 धार्मिक संप्रदाय हैं, एक को हम बोलते हैं नयनार और एक को बोलते हैं अलवार। तो जो नयनार हैं ये शिव के पूजक हैं, ठीक, और अलवार किसके हैं, तो अलवार है विष्णु के भक्त, राइट। तो ये कराइकल अम्मायार है, ये शिव भक्त हैं, ये नयनार है, ठीक है ना। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। तो आप आंसर क्या चूज करेंगे, सी। चलिए, निम्नलिखित में से वो कौन पहला गैर सरकारी सदस्य था जो 1925 को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर निर्वाचित हुआ था। तो विट्ठल भाई पटेल, इन्हीं को स्वराजवादियों की सबसे बड़ी सफलता थी। अब वो हम इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी बनी थी और काफी बड़ी संख्या में लोग चुन करके लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, ठीक है। तो इन लोगों की सबसे बड़ी जो कामयाबी थी वो विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करवाने में कामयाब हुए थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर बहुत इजी है, राइट। चलिए, तो ये सीएपीएफ का हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन यहां पर हो गए। ये केवल एक्सप्लेनेशन था, बेसिकली ये था कि हम आंसर कैसे निकालें और आगे भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप इसको अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे ऐप से जुड़ें
और आगे की क्लासेस को मिस ना करें। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।